हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद में भारत की कहानी में जो अगला फैक्टर स्टार्ट, अगला पूरा स्टोरी स्टार्ट होता है, वो जीरो से स्टार्ट होता है। इस बीच में बहुत सारे हिस्टोरियन का मानना है कि बहुत बड़े पैमाने पर ये सिविलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता। चाहे कितनी ही बड़ी डिजास्टर आ जाए, पैंडेमिक हो जाए, सोसाइटी के कहीं ना कहीं कुछ परसेंट लोग जिंदा रह ही जाते हैं। ये मैं कोई किसी तरीके के किसी एविडेंशियल बेस पर नहीं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ एक अनुभव के बेसिस पर बोला जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई ऐसा संभव नहीं है कि अगर बाढ़ भी आएगी या सूखा भी पड़ेगा तो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही खत्म हो जाए, कुछ तो बचेगा ही। तो हुआ क्या, सीधे वैदिक कल्चर पर आते हैं। वैदिक कल्चर की जो स्टोरी है वही स्टोरी मेन है। यह स्टोरी 2020 तक खत्म नहीं होगी, जो आज मैं यहाँ बैठा हुआ बोल रहा हूँ, यहाँ तक ही यहाँ आएंगे हम इस कहानी से शुरू होकर, क्योंकि बीच में ऐसा कोई गैप है ही नहीं इस कहानी के, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बीच में गैप है। ये सिविलाइजेशन वैदिक कल्चर से स्टार्ट होती है और आज 2020 तक है। एंशिएंट हिस्ट्री में वैदिक कल्चर का बहुत अलग अलग तरीके से महत्व है। वैदिक कल्चर संस्कृति को डेवलप करने वाला एक तरीके से सेक्शन है, सिविलाइजेशन उसमें नहीं कहा जा सकता। और अर्बन पॉपुलेशन नहीं है, शहर नहीं है सिविलाइजेशन, पेस्टोरल है, ट्राइब्स है, ठीक है, जनजातीय लोग हैं, बिल्कुल जीरो में पहुंच चुके हैं। और यहाँ के जो लोग हैं उन्हें आर्य कहा गया है, उस क्षेत्र को आर्यवत। तो जो आर्यन हैं, आर्यंस, इस पर बहुत सारी बहस है। आर्यन कहां से आए थे, सबसे पहला क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है बहुत। बाल गंगाधर तिलक तक ने जो है इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही हैं, बाल गंगाधर तिलक हो गए ये सब। तो फाइनली कहा गया कि भाई आर्यंस जो है, कुछ लोग कहते हैं यहीं से हैं, कुछ लोग कहने लगे बाहर से आए थे। फिर एविडेंस उसके खोजे गए तो पता चला कि हाँ भाई आर्यंस बाहर से आए थे। ये तो बात क्लियर हो गई कि भाई जो आर्यंस थे वो यहाँ की प्रजाति नहीं है, ना तो उनकी ज्योग्राफी सूट करती है, ना फिजिकल जो बॉडी है उनकी वही इस प्रदेश की लगती है। तो आर्यंस बाहर से आए थे, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद में मध्य एशिया कहने लगे लोग बाग, हिस्टोरियंस ने उसको मध्य एशिया का बताया कि मध्य एशिया से आए थे आर्यंस। फिर बाद में अमीस नाम के जो है एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं हमारे देश के अंदर, जिन्होंने नागा की बहुत बड़ी सीरीजें लिखी हैं। उन्होंने इस पर्टिकुलर, भारत पब्लिकेशन से भी है नाता, इंडियन पब्लिकेशन ने भी कहा, तो इस बात को 2012 में क्लियर किया गया कि भाई भारत में जो आर्यंस आए थे वो ईस्ट यूरोप से आए थे। ईस्ट यूरोप, यूक्रेन वाला क्षेत्र, मेसोपोटामिया वाला क्षेत्र, ईस्ट यूरोप, ग्रीस वाला, यूनान वाला क्षेत्र, वहां से आए थे। वहां से आने का एक ऑब्जर्वेशन हमने भी दिया कि भाई वहां से इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि आर्यंस के आने के बाद में मैसेडोनिया का जो राजा था अलेक्जेंडर, सिकंदर द ग्रेट, उसका रास्ता खुल गया। तो आखिर एरिस्टोटल ने सिकंदर को इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों करवाया कि वो भारत में जाए? क्या एरिस्टोटल के पास में ज्योग्राफिकल ज्ञान था भारत के बारे में? और था तो वो ज्ञान किसने दिया?
तो ये कुछ ऐसे एविडेंसेस हैं जो बेसिकली बताते हैं कि आर्यंस कहां से आए, ईस्ट यूरोप से आए। हालांकि 90% किताबों में लिखा हुआ है कि मध्य एशिया से आए, पुरानी किताबों में यही लिखा हुआ है, और इस पर मैं कोई फाइनल कंक्लूजन भी नहीं दे रहा हूं। मैंने बताया कि भारत पब्लिकेशन ने और अमीश की किताबों में फाइनली लिखा हुआ आ गया है कि दे बिलोंग्स टू ईस्टर्न यूरोप। तो आर्यंस का आगमन हुआ, और जब आर्यंस का आगमन हुआ तो यहां पर वैदिक कल्चर की स्थापना हुई। अब इस वैदिक कल्चर में देखते हैं क्या क्या होता है। वैदिक कल्चर को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक देखा जाता है। दो पार्टों में बांटा जाता है कि अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 ईसा पूर्व 1500 बीसी से 1000 बीसी 500 साल तक अर्ली वैदिक पीरियड रहा, जिसे ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं या ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। फिर उसके बाद में 1000 बीसी से 600 बीसी तक लेटर वैदिक पीरियड रहा, जो बाकी अन्य कालों में या अन्य वेदों पर डिपेंड था। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये हमारे सिलेबस का सबसे बड़ा क्वेश्चन। डिवीजन का क्या बेसिकली पॉइंट था, क्यों अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड बटे, क्या वो इंपॉर्टेंट फैक्टर था, क्या वो बेसिक सबसे बड़ा अंतर था जो लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में है। सबसे बड़ा अंतर, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो प्लीज आप आंसर देना चाहें दे सकते हैं। आयरन, बहुत बढ़िया। लोहा, क्या लोहा, आयरन। 1000 बीसी में किसकी खोज हुई, आयरन की खोज हुई। स्टोन एज, कॉपर एज, ब्रोंज एज, और अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या स्टार्ट हुआ, आयरन एज। मेटल बदलते रहते हैं, उनका रिलेवेंस चेंज होता रहता है। याद रखना, हिस्ट्री में मेटल इक्वल टू इकोनॉमी और इकोनॉमी इक्वल टू एम्पायर। M इक्वल टू E और E इक्वल टू E। मेटल बदलते रहते हैं। आयरन का महत्व बहुत बड़ा है, इसी वजह से लोहे की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में। बहुत बड़ा महत्व है। अगर बात की जाए, आयरन का डायरेक्ट रिलेशन है इकोनॉमी से, किससे, और इकोनॉमी का डायरेक्ट रिलेशन है सोसाइटी से, पॉलिटी से। हमें 4 तरीके की कंडीशन देखनी थी ना, याद रहे। इतिहास में सिर्फ 4 चीजें पढ़ते हैं, इतिहास तो छोड़ा, हर चीज में हम 4 ही चीजें पढ़ते हैं जीएस के। नंबर 1 इकोनॉमिक फैक्टर, कौन सा फैक्टर, नंबर 2 पॉलिटिकल फैक्टर, कौन सा, राजनीतिक, नंबर 3 सोसाइटी, सोशल फैक्टर, नंबर 4 रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर, धार्मिक और सांस्कृतिक फैक्टर। इन 4 की स्टडी करनी है बस, सिर्फ 4 की, ठीक। तो वैदिक कल्चर में आयरन आ गया। रिलेवेंस ऑफ आयरन बताओ, क्या हो सकता है रिलेवेंस? बस ये चीजें समझते चलो, बेसिक चीजें समझना बड़ा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
बेसिक चीजें समझ लोगे सब कुछ समझ जाओगे। तो मैं अब जो स्टोरी सुनाऊंगा आपको वैदिक कल्चर की, वो स्टोरी होगी लेटर वैदिक पीरियड और अर्ली वैदिक पीरियड में अंतर क्या है। ठीक है, इन्हीं के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं और दोनों चीजें क्लियर कर रहे हैं। ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वेदा दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक, ऋग्वेद दुनिया की बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा। तो ऋग्वेद में जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं वो प्रिंसिपल है सोसाइटी के प्रिमेटिव स्टेज से आगे बढ़ने के प्रिंसिपल्स, प्रिमेटिव स्टेज से। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ऋग्वेद सप्तऋषि से स्टार्ट होता है। किससे? सप्तऋषि से। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई सप्तऋषि को जो है यहां से स्टार्ट होती है जर्नी। ये सब ब्राह्मणिज्म है कि मैं ये कहूं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्या किया, क्रिएशन किया, और सृष्टि का क्रिएशन करने के बाद में सप्तऋषि को बनाया और फिर कहा कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हम इस सृष्टि को चलाने की, इसके रूल एंड रेगुलेशंस को बनाने की। ठीक है, तो अभी मार्क्सिज्म क्या कहता है, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्या कहती है, वो ये कहती है कि हाँ सप्तऋषि तो हैं, लेकिन वो सप्तऋषि ऋषि हैं, उन्हें किसी ने क्या नहीं बनाया, ब्रह्मा ने नहीं बनाया, इस सृष्टि को किसी सुपर नेचुरल पावर ने नहीं बनाया। ये मार्क्सिज्म है। तो जो सप्तऋषि हैं उन्होंने क्या बनाया, क्या लिखा, ऋग्वेद को लिखा, रूल एंड रेगुलेशंस को लिखा, हर एक चीज को डिफाइन किया। जो प्रिमिटिव चीजें हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल की चीजें, उनको डिफाइन करती है ये किताब। माइक्रो लेवल की चीजें क्या है कि भाई ट्री क्या है, सन क्या है, ठीक है, एक फार्मर कौन है, महिला कौन है, पुरुष कौन है, ये प्रिमिटिव चीजें, यही तो प्राथमिक चीजें हैं। उसको श्लोक के रूप में, ऋचा के रूप में, समझ लो, हिम्स के रूप में, किसी के रूप में भी क्या कर दिया जाता है, बताया गया है। बेसिकली ऋग्वेद है क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। क्या है, उस समय का संविधान है ऋग्वेद। माइक्रो लेवल है, माइक्रो लेवल, क्योंकि सोसाइटी माइक्रो लेवल की है। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। 4 बातें बताई और 4 फॉर्मूले दूंगा मैं आपको। फॉर्मूला नंबर 1 इकोनॉमिक, कौन सा, इकोनॉमिक फॉर्मूला। तो साहब इकोनॉमी जो थी वैदिक पीरियड की, उसके लिए फॉर्मूला है कि वैदिक पीरियड में फॉर्मूला है फ्रॉम सब्सिस्टेंस इकोनॉमी टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी। सब्सिस्टेंस, भरण पोषण अर्थव्यवस्था से कृषि अर्थव्यवस्था तक का काल। तो भाई अर्ली वैदिक पीरियड में कौन सी इकोनॉमी है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी, और लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है भरण पोषण की, किसकी, भरण पोषण की इकोनॉमी।
कैसी इकोनॉमी होगी ये? ट्राइबल इकोनॉमी। कैसी? तो भरण पोषण की इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं लिखते रहिएगा आप ऋग्वेदिक इकोनॉमी में। क्यों? पहला क्वेश्चन जो पूछना है, वाई ऋग्वेदिक पीरियड या ऋग्वेदिक इकोनॉमी इज अ सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऋग्वेदिक इकोनॉमी इज अ पैस्टोरल इकोनॉमी। कौन सी? पैस्टोरल, बिकॉज ऋग्वेदिक इकोनॉमी वाज अ पैस्टोरल इकोनॉमी। क्या होती है पैस्टोरल इकोनॉमी? पशुचालन, इधर उधर ट्राइब्स, हम बंजारे हो, इसके मारे हो, क्या कहना, बंजारे, ट्राइब्स। तो पेस्टोरल इकोनॉमी थी, 10-12 कैटल रखे, जा रहे हैं कभी इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, 15 दिन यहां रहे, 15 दिन इधर रहे, इस तरह से। तो पेस्टोरल इकोनॉमी रहेगी तो एग्रीकल्चर तो पॉसिबल है नहीं। समझ गए? बस किसी तरीके से खाना बदोश जिंदगी बिता लें हम। कौन सी जिंदगी? बहुत बढ़िया अल्फाज है ये। इंग्लिश में चाहे तुम एस्टोरल कह लो, पेस्टोरल कह लो, कुछ भी कह लो, मगर मजा किस में आता है? खाना बदोश। उर्दू का शब्द है ये, खाना बदोश। क्या है? जो खाना की खोज में या तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। हालांकि जिंदगी में हर एक व्यक्ति खाना बदोश ही होता है, लेकिन सही डेफिनेशन पेस्टोरल इकोनॉमी की क्या है? खाना बदोश। समझ गए? अब देखिए, जहां की जैसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज वैसे ही इकोनॉमी जन्म लेती है। ठीक है? अगर हम सऊदी अरब की बात आज की डेट में करते हैं तो सऊदी अरब की इकोनॉमी कैसी है? पेट्रो इकोनॉमी है सर। कौन सी इकोनॉमी? पेट्रो इकोनॉमी। तो पेट्रो ये एक ऐसा टर्म है जो वहां की बेल्ट को, वहां की इकोनॉमी को दिखाएगा। ही इज नॉट अ शेख, ही इज अ पेट्रो शेख। कौन सा शेख? पेट्रो शेख। भाई साहब के 5 बेल्स हैं, पेट्रो शेख है, पेट्रो वाइफ। चाय दे देना, चाय। नहीं नहीं, ये रहने दो, ये रख दो, चाय दे दो, चाय। कोई बात नहीं, कट जाएगा। कर लो, बंद कर लो चाहे, अगर बंद करना हो तो। हैं? खोलना है तो खोल लो, ऐसे खोलो, ऐसे। ठीक है, प्ले करिए। हो गया प्ले? देखिए, तो पेस्टोरल इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई पशु रहेगा। ठीक है? याद रखना, इकोनॉमी में एक चीज सेंटर होती है, सेंटर। मैंने बताया सऊदी अरब में आज की डेट में सेंटर में क्या है? पेट्रो, ऑयल। समझ रहे हैं? इकोनॉमी हमेशा किसी ना किसी चीज पर डिपेंड करेगी, एक पर्टिकुलर चीज। उसी को हम इकोनॉमिक सेंटर कहेंगे। क्या कहेंगे?
और इकोनॉमिक सेंटर से ही हमारी सोसाइटी डिसाइड होगी। मैंने बताया पेट्रोसेक, नाम चेंज हो गया ना, सोशल स्टेटस चेंज हो गया, समझ गए? क्या है ये? सोसाइटी चेंज हो रही है, उसके रीति रिवाज चेंज हो रहे हैं। तो पेस्टोरल इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर था गाय। क्या था? गाय। ठीक है, इसीलिए जो अल्फाज हैं गोपाल, गोपति, जो हमें ऋग्वेदिक पीरियड में मिलेंगे वो गाय से रिलेटेड है। ठीक है, जब 10 अलग अलग ट्राइब में जनजातियों का युद्ध होता है, विश्वामित्र वाला सुना होगा आपने, एनसीईआरटी। तो जब वो ट्राइब में जो है युद्ध होता है, तो वो युद्ध ही पशुओं के लिए होता है। किसके लिए? पशुओं के लिए। अभी विलेज भी स्टैब्लिश नहीं हुआ, ट्राइब है, ट्राइब छोटी छोटी, वो ट्राइब क्या हो गई, आपस में लड़ रही है, किस वजह से? ठीक, इसीलिए बोर के लिए यूज किया गया शब्द है ऋग्वेदिक पीरियड में दवेष्टि। क्या? दवेष्टि। और राजा के लिए शब्द है गोप। कौन सा? गोप। बेटी के लिए, बेटी जो होती है डॉटर, डॉटर के लिए जो शब्द यूज किया गया है दुहात्री। और मेहमान के लिए यूज किया गया है दोगध। यानी गाय जो है वो किसका सेंटर है? हमारी कल्चर का सेंटर है गाय, हमारी इकोनॉमी का सेंटर है गाय ऋग्वेदिक पीरियड। समझे? सबसे दोहत्री, दोहत्री। तो हमेशा याद रखिएगा कि पेस्टोरल इकोनॉमी ऑलवेज बी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी? पशुचारण अर्थव्यवस्था हमेशा क्या होगी? भरण पोषण की अर्थव्यवस्था होगी। सिर्फ उसका लक्ष्य क्या होगा? भरण पोषण करना। क्या करना? भरण पोषण करना। अगर इस बात को और भी अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हो तो इकोनॉमी की डेफिनेशन समझना सीखो। अगर मैं ये कहता हूं कि पेस्टोरल इकोनॉमी है, इसका मतलब पशुचारण अवस्था। सऊदी अरब की इकोनॉमी ऑयल इकोनॉमी है, पेट्रो इकोनॉमी है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी, अफगानिस्तान की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि सऊदी अरब या अफगानिस्तान में क्या नहीं होगा, एग्रीकल्चर नहीं होगा, मगर क्या नहीं बनेगी? वो इकोनॉमी नहीं बनेगी। समझ गए? क्यों? क्योंकि देश की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं कर रही है। तो इंडिया इज एग्रीकल्चरल कंट्री, बट अफगानिस्तान इज नॉट एग्रीकल्चरल कंट्री और एग्रीकल्चर इकोनॉमी। सऊदी अरब इज नॉट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इकोनॉमी एक अलग चीज है। आइडेंटिफिकेशन समझ गए इकोनॉमी का? ऋग्वेदिक पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी? ठीक है, समझ गए? अब क्या है फीचर्स? अब मैं आपसे बोलता हूं कि जो लेटर वैदिक पीरियड है, सॉरी ऋग्वेदिक पीरियड है, इसमें एग्रीकल्चर था या नहीं? तो क्या आंसर होगा? ऋग्वेदिक पीरियड।
एग्रीकल्चर था, मगर इकोनॉमी एग्रीकल्चरल नहीं थी। समझ गए? ये बात समझ में आ रही है आपको कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो होता था मगर इकोनॉमी एग्रीकल्चरल नहीं थी, बल्कि किस पर आधारित थी? पेस्टोरल, पशुचारण पर आधारित थी। बात समझ में आ गई? इसलिए महत्व भी उसी का ज्यादा होगा। तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर लिखिए इकोनॉमी का, लिखिए क्या, सुनिए बस। इंपॉर्टेंट फीचर है ये कि यहां पर वाटर सिस्टम होगा। वाटर सिस्टम तो बहुत आगे की चीज है, एक्सचेंजिंग सिस्टम होगा साहब। कौन सा सिस्टम? चीजों को एक्सचेंज किया जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत। करेंसी होगी नहीं, अब्सेंस ऑफ करेंसी होगा, ठीक है। करेंसी नहीं होगा तो क्या होगा? बार्टर सिस्टम होगा, एक्सचेंज करेंगे हम चीजों को। समझ गए? तो इकोनॉमी का एक नंबर 1 फैक्टर जो आपका है वो वस्तु विनिमय प्रणाली है। और टैक्सेशन सिस्टम, अब ध्यान से समझिए। बार्टर सिस्टम है, एक्सचेंजिंग सिस्टम, इसके अलावा टैक्सेशन सिस्टम होगा? नहीं होगा। अब्सेंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम इन ऋग्वेदा पीरियड। क्यों नहीं होगा? लिख लो फॉर्मूला है सर, इफ देयर इज अ सबसिस्टेंस इकोनॉमी देयर इज अ नो टैक्सेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड। खाना बदोश जिंदगी में कभी भी टैक्स नहीं हो सकता। पूछिए। तो उसमें जब तो राजा का क्या रोल, राजा कैसे होता? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, जब ट्राइबल सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो बेसिकली पॉलिटिकल यूनिट आई। कौन सी यूनिट? पॉलिटिकल यूनिट। सोशल यूनिट के बाद में आई पॉलिटिकल यूनिट। लोग बाग एक ग्रुप में रहने लगे, ग्रुप जो है किस में कन्वर्ट हो गया? ट्राइब में कन्वर्ट हो गया। ट्राइब में कन्वर्ट हुआ तो ट्राइब में कन्वर्ट होते ही सोसाइटी बन गई। क्या आने लगे? इशूज आने लगे। क्या आने लगे? इशूज। जब एक जगह लोग बाग रहेंगे तो इशूज होने लगेंगे। फला के लड़के ने फला के लड़के को मार दिया खींच के। अब जब मार दोगे ना, या झगड़ा हो जाएगा, इशूज हो जाएगा, तब तुम्हें जरूरत होगी एक पॉलिटिकल यूनिट की। इसकी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उस पर्टिकुलर झगड़े को कौन निपटाएगा? जो दोनों की गर्दन पकड़ के उखाड़ सके। बोले ऐसा है, ज्यादा मत बोलो, जो कह रहा हूं क्या कर लो, मान लो। तो बेसिकली जो लीडर है सोसाइटी का, वो बना किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। जो व्यक्ति बेहतरीन शिकार करेगा, बहुत हष्टपुष्ट होगा, ही विल बी द बॉस। बॉस होगा वो। और बॉस का क्या करते हैं? चापलूसी करने वाले बहुत होते हैं। मैं बैठा हूं ऐसे ही, अब बॉस बैठा है, बहुत बड़े शेर को मार के लाया है, तो बॉस जाकर जो है ना, वहां पर खुद नहीं जाकर जो है शेर का मांस खाएगा, बल्कि बॉस के लिए बनाकर लाया जाएगा। बोले ये बॉस,
बॉस इज ऑलवेज बॉस। फिर मैं कह रहा दर्द हो रहा है इधर, दबा दो, दबा रहे हैं। दबाएगा कौन? जो कमजोर होगा, जिसको जरूरत होगी बॉस को, हाथ चाहिए ना। इस तरह से पॉलिटिकल यूनिट बन गई, लीडर बन गया। अब ये जो है क्या करेगा, यही जजमेंट भी देगा, इश्यूज भी निपटाएगा। तो ट्राइब का अपना एक लीडर मिला। अब इस लीडर को तुम कुछ भी कह लो, सरदार कह लो, बॉस कह लो, राजा कह लो, गोपक कह लो, कुछ भी कह लो। घर का बॉस कौन? पापा। डाकू का बॉस कौन? सरदार। ठीक है। और गाय का जो पूरा कबीला है उसका बॉस कौन? गोपति। जिसकी सबसे ज्यादा गाय, जिसकी सबसे ज्यादा क्या? गाय, वही राजा है। समझे? 1000 BC, ठीक है, इस पूरी सिविलाइजेशन का हुकुम का इक्का 1000 BC क्या था? द इवोल्यूशन ऑफ आयरन। भारत की इतिहास को हिला देने वाली घटना, आयरन की खोज, लोहे की खोज। किसकी खोज? लोहे की खोज। रिवर्स का तो मैंने बताया था आपको पहले, इंडस रिवर थी, फिर सरस्वती रिवर वैदिक कल्चर में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट रही। राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र रहा ये प्रमुख। आज की डेट में ये शिफ्ट कर गई, गंगा पर डिपेंड हो गई, यमुना पर डिपेंड हो गई, ब्रह्मपुत्रा पर डिपेंड हो गई सिविलाइजेशन। तो वैदिक पीरियड में सबसे इंपोर्टेंट रिवर कौन सी थी? सरस्वती। आप भगवान शिव का सीरियल देखिए, आप रामायण देखिए, आप महाभारत देखिए, हर किसी पर्टिकुलर माइथोलॉजी में आपको एक ही रिवर सुनाई देगी। वो कौन सी रिवर? सरस्वती। बाद में जो चीजें बनी उनमें क्या दिखाई देगी? गंगा। सरस्वती रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दैट टाइम। राजस्थान की तरफ, वेस्टर्न राजस्थान की तरफ, ईस्टर्न राजस्थान की तरफ सोसाइटी शिफ्ट कर गई वैदिक पीरियड में। अब ये सरस्वती रिवर आई, तो रिवर कल्चर से कैसे रिलेटेड है आपको पता है। आयरन जो है क्या रिलेवेंस लेकर आया सोसाइटी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है। आयरन लेकर आया, जो पूरा का पूरा वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया था, ठीक है, जहां पर 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर बरसात होती है, बारिश होती है। ध्यान से समझिएगा बात। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से पहले हमारे देश में क्या था? क्वेश्चन क्या होगा? खेतों से पहले क्या होगा? फॉरेस्ट। किसी फॉरेस्ट में गए हो आप? कौन से में? किसी फॉरेस्ट में आप जब जाओगे और वहां पर एक चीज आपको करनी है, जाकर बस सोचना है कि भाई मुझे ये फसल उगानी है। क्या उगानी है? वहां पर फॉरेस्ट को खत्म करके क्या बनाना है? खेत बनाना है। और बिना लोहे के बनाना है सर, बिना ट्रैक्टर के, बिना फावड़े के, बिना जो है हैरो के, बिना टिलर के। और फिर ये टास्क तुम्हें लेना है। मतलब तुम्हारे पास लकड़ी होगी, तुम्हारे पास पत्थर होगा, तुम्हारे पास एल्युमिनियम होगा, वो कॉपर होगा, तुम्हारे पास क्या नहीं होगा? आयरन नहीं होगा। अब तुम्हें एक टास्क लेना है, नहीं ले पाओगे। तो ये पूरा का पूरा एंटायर नेशन, जो सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं हम, इसके ऊपर कुछ नहीं था, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं, कहीं एग्रीकल्चर काम नहीं। इसी वजह से तो पेस्टोरल इकोनॉमी रही ऋग्वेदिक में। समझ गए क्यों रही? अब मैं तुमसे कहूं कि पत्थर से जोत के दिखाओ खेत को,
जोतने की बात तो बहुत दूर की बात है, पहले पेड़ काटोगे। काटोगे कैसे? लकड़ी से पेड़ कटता है? नहीं कटता है। इसलिए सबसे बढ़िया ये है कि शांति से गाय पालो, दूध पियो और मजे लो। लोहे की खोज हो गई 1000 BC में और हो गया वरदान। लोहे की खोज होते ही हम धरती माता का सीना चीर के जो है पूरी की पूरी जो है इंटायर नेशन की वेल्थ बदल दी हमने। तो आयरन की जब खोज हुई तो सबसे पहली चीज जो उसमें बदली, जिसने पूरी की पूरी इकोनॉमी बदली, वो 2 चीजें थी। नंबर 1 एक्स, जैसे हम क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी नंबर 2 प्लफ, हल। समझ गए? आयरन की खोज ऐसे हुई जब माइनिंग होती है, खुदाई मतलब जब होती है, तो जिस क्षेत्र में जो है ये खुदाई हो रही थी, आयरन बेसिकली पाया जाता है बिहार वाले रीजन में। कौन से में? बिहार वाले रीजन में। तो बिहार वाले रीजन में देखा कि आयरन की बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, वो बड़ी ठोस धातु है। इस तरीके से सोसाइटी में आया आयरन। नेचुरली, ऐसा किसी ने माइनिंग नहीं चलाई, नेचुरली ऐसा कोई, वो तो अब स्टार्ट हुआ है मॉडर्नाइजेशन में कि हम किसी चीज को खोजने जाते हैं। हर चीज नेचुरली होती है, ठीक है, अपने आप चीजें मिल गई, मिलती चली गई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, यही तो आविष्कार है जो हम अपने आप ही मिली हैं, अपने आप ही मिलती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम जिस चीज की खोज में निकले हुए हैं, उस चीज को खोजने के चक्कर में बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। जैसे कि ये जो आर्यास हैं ये ईस्ट यूरोप से आए हमारे यहाँ, तो ये ऋग्वेद में जो लैंग्वेज है वो संस्कृत थी। जो अभी आएंगे हम इस पर, कल्चरल सोशल उसमें आएंगे, डोंट वरी। अभी मैं इकोनॉमी समझा रहा हूं दोनों की, 4 सेगमेंट करने हैं पूरे। एक्स, कुल्हाड़ी आ गई। कुल्हाड़ी से क्या होगा? कटाई, डिफोरेस्टेशन होगा सर, समझे? अब कटेगा पेड़ और डिफोरेस्टेशन होगा, और हल से क्या होगा? जुताई होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो जाएगा। समझ गए? ये 2 चीजें आएंगी, आयरन ना हो तो हल भी ना हो और कुल्हाड़ी भी ना हो। लिखिए, लिखना नहीं है, मतलब समझ जाइए। अब लेटर वैदिक पीरियड के इकोनॉमिक फीचर क्या हैं, क्या आयरन से चेंज आएंगे, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड के इकोनॉमिक फेज, अब इकोनॉमिक फीचर जो है वो ये है कि ये इकोनॉमी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होगी। कैसी इकोनॉमी होगी? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होगी। और सबसे बड़ी खोज, सबसे बड़ी, चावल। क्या है? तो एग्रीकल्चर में लिख लीजिएगा, लेटर वैदिक पीरियड में अगर कहीं मौका मिले तो, शब्द यूज किया गया है बिरहा। बिरहा, बिरहा। चावल के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? बिरहा। और हिंदू कल्चर में चावल को एक तरीके से पूजा में रखा भी जाता है, आपको पता होगा। तिलक लगाते हैं तो भी चावल का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे।
अतरंगी खेड़ा से जो है इसके अवशेष मिले हैं, कोलडिबा से। कोलडिबा इलाहाबाद के पास में पड़ता है, ईस्टर्न यूपी। अतरंगी खेड़ा, कोलडिबा, चावल के अवशेष मिले, चावल के। रिपीट मत कीजिए, ये छोड़ दीजिए, हमारा वीडियो बिगड़ जाए। समझ रहे हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सरप्लस होगा, सरप्लस होगा तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नहीं होगी। और जहां तुम्हारे पास में सरप्लस आता है, क्या होता है, वहीं तुम्हें इंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती है। किस चीज की जरूरत? इंटरटेनमेंट मतलब आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर। अब तक क्या थे, खाना बदोश थे, सुबह शाम खाना ही खाना, खाना ही खाना, इन्हीं में हमारी जिंदगी बीत रही थी। अब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था। अब पापा एक खेत जोतेंगे और पूरी फैमिली में 7-8 लोग पापा का जुता हुआ अनाज खाएंगे पूरे साल। तो 7-8 लोग जो हैं वो करेंगे क्या? कुछ नहीं। क्या करेंगे? एंटरटेनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, खेलेंगे, पेंट करेंगे, ड्राइंग करेंगे, समझ रहे हैं? मिट्टी के खिलौने बनाएंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे। जितनियां दुनिया भर की खुराफाते करेंगे, क्योंकि उनके पास में क्या है? सरप्लस। क्या है? जब भी तुम्हारी जिंदगी में सरप्लस आएगा तब आप किसकी तरफ मुड़ोगे? आर्ट एंड कल्चर की तरफ। अब ये शब्द यूज मत कर लेना कि एंटरटेनमेंट, ठीक है, विद्या बालन का एंटरटेनमेंट नहीं है ये, ठीक। आर्ट एंड कल्चर का मतलब बताया मैंने आपसे, वो तो मैंने बोल दिया इस वजह से ताकि अटेंशन आ जाए, नींद भाग जाए, ठीक, समझ रहे हो? आर्ट एंड कल्चर बहुत बड़ी चीज है। बहुत पुराने गेम है और नेचुरल गेम है, नेचुरल। कभी आप 5 बच्चों को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत सिखाओ, मैदान में छोड़ दो, वो क्या करेंगे? क्या करेंगे वो? नेचुरल, कभी कुछ नहीं बताया सिखाया उन्हें, कोई गेम नहीं बताया, 5 को छोड़ दो, कुछ ना कुछ खेलेंगे वो। वैसे ही नेचुरल चीजें हैं, छुई छुपाई, आई स्पाइस, हाइड एंड सीक, ठीक है, या कोई अट्रैक्टिव सा सामान पड़ा होगा, फेंक कर मारेंगे उसको, ठीक है। बिल्ली होगी, बिल्ली को बांध के उसके साथ में खेलेंगे, यही तो है एंटरटेनमेंट। क्रीड़ा, क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रीड़ा, ठीक है। फिर बाद में यहां पर खड़े हुए पापा मम्मी कहेंगे, आओ बच्चों सबसे अच्छा क्रीड़ा किसने खेला? तो भाई एंटरटेनमेंट से स्टार्ट होगा क्या? युद्ध, कंपटीशन, ठीक है, कि भाई ये विशाखा, ये स्वाति, दोनों ही खेल रहे हैं, तो अब मम्मी पापा का गेम अलग है। अब मम्मी पापा का गेम अलग है बिल्कुल, उनका भी इंटरटेनमेंट है। अब वो जो है वहां पर बैठ के कहेंगे, उनका इंटरटेनमेंट क्या है? दौड़ के आओ, सबसे तेज कौन दौड़ेगा? उनका भी इंटरटेनमेंट ही है, मगर किस चीज में? वो पैसा लगाने में विश्वास रखते हैं। इन दोनों को भगा देंगे, जो पहले आएगा, बर्फी का टुकड़ा पहले आएगा। नेचुरल चीजें सर, ऐसी चीजें नेचुरल अपने आप आएंगी, क्रीड़ा अपने आप आएगी, आर्ट अपने आप आएगी। इसलिए कल्चर को कभी गाली मत देना तुम लोग,
वरना इतिहास तुम्हें बहुत बुरी गाली देगा, क्योंकि इसको बनाने में, यहां तक आने में, इन्हें क्रीड़ा युद्ध तक पहुंचाने में कितनी जान लगी है पता है? कल्चर बनाने में कितना टाइम लगता है। इसलिए रेस्पेक्ट ऑल द कल्चर्स इन द वर्ल्ड, रेस्पेक्ट ऑल द गेम्स, respect all the activities done by the societies, cultural activities, and you are abusing the culture. उसकी जगह नहीं है यूपीएससी में, समझ गए? दूसरा फैक्टर लिख लीजिए, पेस्टोरल, लेटर वैदिक पीरियड में इकोनॉमी का दूसरा फैक्टर लिखिए कि पेस्टोरल से एग्रीकल्चर बन गए, आर्ट एंड क्राफ्ट आ गया। आर्ट एंड क्राफ्ट समझ गए? अभी पोट्री चल रही थी, कुम्हार अपना घड़ा बना रहा था, लेकिन कुम्हार के घड़े पर अभी डिजाइनिंग नहीं आ रही थी। अभी क्या आएगा? डिजाइनिंग आएगी, क्राफ्ट। ठीक है, क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी, सरप्लस हो रहा है भाई साहब। नेक्स्ट, बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिंग नॉर्म्स। ट्रेडिंग नॉर्म्स, अब जब सरप्लस होगा तो सरप्लस इक्वल टू ट्रेड, लिख लेना भाई साहब। सरप्लस किसको जन्म देता है? ट्रेड को। एक गांव में सर्विस दे रहा था एक पर्टिकुलर कैंडिडेट, उसकी सर्विस के अलावा फिर वो दूसरे गांव में भी देने की सोचेगा, तीसरे गांव में देने की सोचेगा। यही तो ट्रेड है, यही ट्रेड एंड कॉमर्स है। सरप्लस होगा, टाइम भी, रिसोर्सेज भी, मनी भी, तो वो क्या देगा? ट्रेड बढ़ाएगा। इसलिए ट्रेड का जन्म होगा कहां? लेटर वैदिक पीरियड। हो जाएगा ट्रेड इकोनॉमी। ट्रेडिंग नॉर्म्स पैदा हो गए, नॉर्म्स, शुरुआती छोटे छोटे ट्रेड्स बढ़ गए, किरणाएं बढ़ गई, कंपटीशन बढ़ गया थोड़ा सा, ज्योग्राफिकल चीजें होती हैं बहुत सारी। ईस्टर्न क्षेत्र में क्या होगा? धान ज्यादा होगा, इस तरफ गेहूं ज्यादा होगा। ट्रेड, तुम धान लो, हमें क्या दो? गेहूं दो। सिंपल है, अपने आप नेचुरल, कोई सिद्धांत नहीं। और जैसे ही ट्रेड होगा तो ट्रेड इक्वल टू टैक्सेशन, ऑलवेज रिमेंबर, टी इक्वल टू टी, लिख का है नहीं रही हो। ट्रेड इक्वल टू टैक्सेशन। ट्रेड से टैक्सेशन आ जाएगा, बहुत सिंपल तरीके से टैक्स लिया जाएगा, चुंगी उंगी इस तरीके की। तो लिख लीजिएगा कि भाई एग्रीकल्चर एंड ट्रेड इकोनॉमी विल या गिव बर्थ टू टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम। हालांकि मेरा कोई लिखवाने का इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहते हो तो एक डायग्राम बना लो, बहुत अच्छा रहेगा। इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड डालिए, इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड, इकोनॉमी ऑफ वैदिक पीरियड, पूरा वैदिक पीरियड की इकोनॉमी है। क्या करना है मैं बता रहा हूं आपसे, लंबा लंबा लिख लीजिए। आयरन, ठीक है, या फिर आयरन की खोज, या फिर आयरन रिवोल्यूशन, लोहे की क्रांति। इस तरफ अर्ली वैदिक पीरियड, क्या नाम है? इधर लेटर वैदिक पीरियड। अब मैं आपको जो 4 पॉइंट बताया हूं अभी यहां पे, भाई 4 पॉइंट आपको इस तरीके से लिखने हैं। तो यहां पर पहला लिखना है कि पेस्टोरल इकोनॉमी, कौन सी इकोनॉमी थी यहां पे? पेस्टोरल, और स्लैश लगा के क्या लिखेंगे? सब्सिस्टेंस इकोनॉमी। और यहां कैसी इकोनॉमी है? एग्रीकल्चरल। तो यहां पर एग्रीकल्चरल के साथ साथ पेस्टोरल भी है, तो पेस्टोरल प्लस एग्रीकल्चरल लिखेंगे यहां पर।
पेस्टोरल तो रहेगी ही। दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा जाएगा कि यहां पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, दे नो, लिखो, दे नोन अबाउट एग्रीकल्चर, दे नोन अबाउट एग्रीकल्चर बट नॉट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। वो एग्रीकल्चर के बारे में जानते तो थे मगर क्या नहीं करते थे, लेकिन उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं करती थी। पेस्टोरल, वो इस तरफ आ जाइए लेटर वैदिक में, आर्ट एंड क्राफ्ट, बर्थ ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट। इस तरफ एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स और बार्टर सिस्टम जिसे कहा गया है, वैसे बार्टर सिस्टम आगे की चीज है, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स कहिए, एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स, और इधर बिगिनिंग ऑफ ट्रेड। बिगिनिंग ऑफ ट्रेड। फोर्थ पॉइंट है लास्ट, यहां है अब्सेंस ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, और यहां होगा बर्थ ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। इस तरह से आपकी वैदिक पीरियड की इकोनॉमी हमने खत्म कर दी। हाँ, बार्टर सिस्टम तो रहेगा। 6th सेंचुरी बीसी में आएंगे कॉइन्स, समझ में आ गई। इकोनॉमी ऑफ द वैदिक पीरियड हैव कंप्लीटेड। इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। लग रहा है कुछ आ रहा है समझ में? और आपको बताऊं, मैं कोई फैक्ट यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। अब इकोनॉमी की जगह ऐसे हमें क्या पढ़ना है, लेटर वो वैदिक पीरियड का पॉलिटी, पॉलिटी राज व्यवस्था। क्या? राज व्यवस्था। आराम खाओगे? रोक लो इसे।